तो हाँ, आपने क्या बताया है कि प्लांट्स को जो है वो उनके वेस्कुलर बंडल की बेस पे कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिया? 2 में कर दिया ना। एक ब्रायोफाइट्स और एक जो है वो कौन से वाले हो गए? एक हो गए ट्रैकियोफाइट्स। 2 ग्रुप में जो है वो डिवाइड कर दिया। चलें, ये 2 ग्रुप हो गए। फिर ब्रायोफाइट्स की तो 3 क्लासेस पढ़ी थी आपने, मैंने 3 क्लासेस पढ़ाई थी ना, एक हेपाटिसी और एक मैंने आपको पढ़ाया था मॉस्के और तीसरी जो क्लास पढ़ाई थी वो पढ़ाई थी एंथोसिरोटी। ये ब्रायोफाइट वाला पोर्शन हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ जाते हैं ट्रेकियोफाइट्स की तरफ। ट्रेकियोफाइट्स आपने कौन बताया मुझे कि ये वेस्कुलर प्लांट है। ये कौन से प्लांट हैं ये? इनको हम वेस्कुलर प्लांट भी कह सकते हैं। ब्रायोफाइट नॉन वेस्कुलर प्लांट है। फिर ट्रेकियोफाइट्स को सबसे पहले तो 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले 2 की सब डिविजन अगर मैं करूं तो इसमें जो है वो इसको एक टेरिडोफाइट्स और दूसरे होते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। देखो, टेरिडोफाइट्स वो होते हैं, इनको हम कहेंगे नॉन सीड वेस्कुलर प्लांट। यानी टेरिडोफाइट जो प्लांट हैं ये वेस्कुलर प्लांट तो हैं, लेकिन क्या प्रोड्यूस नहीं करते? ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते। और स्पर्मेटोफाइट कौन से वाले वेस्कुलर प्लांट हैं? ये सीड वेस्कुलर प्लांट है। यानी ऐसे वेस्कुलर प्लांट हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? जो जो सीड भी प्रोड्यूस करते हैं। ये बस फर्क इनमें ये भी वेस्कुलर हैं और ये भी वेस्कुलर हैं। इनमें सीड होते हैं और इनमें सीड नहीं होते। अच्छा, अब टेरिडोफाइट्स को फर्दर डिवाइड किया है डिफरेंट ग्रुप्स में। टेरिडोफाइट्स के जो फर्दर डिविजन्स हैं, सब डिविजन, साइलोप्सीडा हो गया, लाइकोप्सीडा हो गया, स्फेनोप्सीडा हो गया, सिफेनोप्सीडा हो गया और टेरोप्सीडा। ये तो 4 जो हैं वो किसकी सब डिविजन्स हो गई? टेरिडोफाइट्स की। 1 2 3 एंड 4। और स्पर्मोप्सीडा जो है इसको भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक जेमनोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। ये है। अब आगे जो आपका चैप्टर नंबर 9 है वो इसी पूरी डिविजन्स के गिर्द घूमता है। सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा? इंसाइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा, टेरोप्सीडा, जेमनोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन तमाम के हम कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। और इंपोर्ट वो जो बुक में सारे के सारे कैरेक्टर हैं, वो सारे के सारे कैरेक्टर को उस तरह से हमने नहीं पढ़ना। मैंने आपको कहा हमने सिर्फ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इन तमाम ग्रुप्स को या इन जो सब डिविजन हैं इनको हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? सिर्फ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनकी जो है वो स्टडी करनी है। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो कौन सा है? वो है सिलोप्सीडा। तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे सिलोप्सीडा से। और मैं स्पेसिफिक वही कैरेक्टरिस्टिक जो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ सिलोप्सीडा के यहाँ पर लिखवाऊंगा। चलें स्टार्ट करते हैं किससे? सिलोप्सीडा से जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ मैं हेडिंग दे देता हूँ सिलोप्सीडा। सबसे पहला तो पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये है ओल्डेस्ट वेस्कुलर प्लांट। क्या हो गई ये? ओल्डेस्ट वेस्कुलर प्लांट। यानी दुनिया में जो सबसे पहला वेस्कुलर प्लांट आया वो कौन सा था? वो था सिलोप्सीडा था। तो सिलोप्सीडा क्या है? सबसे ओल्डेस्ट वेस्कुलर प्लांट है। सबसे पुराना जो है वो वेस्कुलर प्लांट जो सबसे पहले दुनिया के अंदर आया। अच्छा, अब कब आया जमीन पर? ये कब आया? तो जमीन पर जो ये आया है ये लेट सिल्यूरियन एंड डिवोनियन प्लेस इन लेट सिल्यूरियन एंड सिल्यूरियन पीरियड। तो ये जमीन पर जो आया है वो कौन से पीरियड में जमीन पर आया है? सिल्यूरियन पीरियड में। मतलब 395 मिलियन ईयर अगो, 395 मिलियन ईयर अगो पहले जमीन पर आया। और उस वक्त जमीन पर जो है वो कौन सा पीरियड चल रहा था? उस वक्त जमीन पर जो पीरियड चल रहा था वो था सिल्यूरियन पीरियड। तो सिल्यूरियन पीरियड में ये क्या हुए? जमीन पर अपेयर हुए। और उसके बाद अब मोस्ट ऑफ द मेंबर और लिव ड्यूरिंग द डिवोनियन पीरियड। फिर क्या हुआ? ये डिवोनियन पीरियड में थोड़े क्या हो गए? डोमिनेंट हो गए। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया? ये जमीन पर खत्म होना शुरू हो गया। ज्यादातर most of the member are extinct today।
यानी इसके ज्यादातर मेंबर अब दुनिया से क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट। जैसे डायनासोर्स है ना, डायनासोर्स खत्म हो चुके, दुनिया में अब मौजूद नहीं है। स्लोपसीडा के भी ज्यादातर मेंबर जो हैं वो दुनिया से क्या हो गए, खत्म हो गए। अच्छा, इसको देखें, इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है। तो इसकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है। अब आप एक बात याद रखेंगे, ब्रायोफाइट्स को छोड़कर, ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। इसके अलावा जितने भी बाकी प्लांट्स हैं, तमाम प्लांट्स की मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, तमाम प्लांट्स की मेन प्लांट बॉडी होगी स्पोरोफाइट। जितने भी ट्रेकियोफाइट्स हैं, ये तो बात दिमाग में बिठा लें कि जितने भी ट्रेकियोफाइट्स हैं, उन तमाम की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। क्योंकि मेन प्लांट बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, स्पोर। अच्छा, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, उस स्पोरोफाइट को हम किस किस पार्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसके स्पोरोफाइट्स को हम जिन पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसके स्पोरोफाइट में होता है, एक तो होता है राइजोइड, एक राइजोइड होता है, एक होता है राइजोम, इसके अलावा डाइकोटोमस, एरियल, एरियल ब्रांचेस। अब आप देखें, मैं यहाँ पर एक जो है वो स्लोप सीधा ड्रा कर रहा हूँ, इधर ड्रा कर देता हूँ। ये देख लें अब आप, इसकी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रा कर दी है, सिंपल सा जो है वो एक स्लोप सीधा में ड्रा कर रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, इसके रूट, इसमें इसमें रूट और लीव्स नहीं होते। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रूट एंड लीव्स आर एब्सेंट। इसमें रूट और लीव्स मौजूद नहीं होते। जब रूट नहीं होती तो रूट का काम कौन करता है, रूट का काम करती हैं राइजोइड्स। इसकी जो नीचे वाली जो सरफेस है, यहाँ से निकल रही है फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये जो नीचे की तरफ से स्ट्रक्चर निकल रही है, इनको क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं राइजोइड। इसका स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, और ऐसा अंडरग्राउंड स्टेम जो हॉरिजॉन्टल ऐसे प्रोस्ट्रेट हो, ऐसा हॉरिजॉन्टल जो स्टेम हो, अंडरग्राउंड हो, और वो जमीन पर ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव करता हो, ऐसे प्रोस्ट्रेट, ऐसे ऐसे स्टेम को हम क्या कहते हैं, स्टेम को हम कहते हैं राइजोम। फर्क याद रखिएगा, राइजोम और राइजोइड में क्या फर्क है। राइजोइड तो रूट की तरह काम करती हैं, और राइजोम बेसिकली क्या होता है, राइजोम इसका स्टेम है। इसका स्टेम अंडरग्राउंड होता है और वो हॉरिजॉन्टल होता है। राइजोम ऐसे होता है जैसे आपको ग्रास होती है ना, जमीन पर जो पार्क में जो ग्रास लगी हुई नजर आ रही है, ग्रास के लीव्स तो नजर आ रहे होते हैं आपको, फिर ये ग्रास का स्टेम कहाँ होता है, ग्रास का स्टेम जो होता है वो अंडरग्राउंड होता है, और वो ग्रास का स्टेम भी ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है। ऐसे हॉरिजॉन्टल जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं राइजोम। इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए राइजोम इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका भी जो स्टेम है, इसके स्टेम को हम क्या कह रहे हैं, इसका स्टेम जो है वो राइजोम होता है। और इस राइजोम से क्या निकल रही होती है, इस राइजोम से जो है वो एरियल ब्रांचेस निकल रही होती हैं। राइजोम से अगर आप यहाँ पर देखें इसकी, तो ये राइजोम से जो है ये एरियल ब्रांचेस निकल रही है। ये देखें, ये क्या है ये। और आगे चलकर नीचे से देखें तो ये एरियल ब्रांचेस दो शाखों में डिवाइड हो गई, बेस से एरियल ब्रांचेस दो शाखों में डिवाइड हो गई। तो इस वजह से इस एरियल ब्रांचेस को हम क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं डाइकोटोमस एरियल ब्रांचेस। डाइकोटोमस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दो ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड हो गई। इसके अलावा इन एरियल ब्रांचेस की टिप के ऊपर, क्योंकि ये स्पोरोफाइट प्लांट है, तो इसकी एरियल ब्रांचेस की टिप के ऊपर लगा हुआ होता है स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम में क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो अब इसकी मेन प्लांट बॉडी जो है वो आप देख लें, तो ये स्पोरोफाइट है पूरी मेन प्लांट बॉडी। और इस स्पोरोफाइट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक तो राइजोइड होता है, ये क्या हो गया, ये इसके राइजोइड हो गए। राइजोम क्या है, राइजोम इसका स्टेम है, लेकिन कौन सा स्टेम है ये, अंडर ग्राउंड, जमीन के अंदर जो है ये स्टेम होता है। और ये डाइकोटोमस जो एरियल ब्रांचेस हैं, ये ग्रीन कलर की होती हैं, इनमें स्टोमेटा भी होते हैं। क्योंकि इसके पास लीव्स मौजूद नहीं होते, तो फोटोसिंथेसिस का काम जो है वो कौन करती हैं, ये इसकी एरियल ब्रांचेस जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। अब जब स्पोरोफाइट होता है, तो स्पोरोफाइट्स में स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। अब जब इसके स्पोर जमीन पर गिरेंगे, इसके स्पोर जमीन पर गिरते हैं, तो इन स्पोर्स के अंदर से जो है वो क्या निकलता है, इन स्पोर्स के अंदर से एक गैमेटोफाइट प्लांट निकलता है, और गैमेटोफाइट प्लांट जमीन के अंदर चला जाता है। तो इस वजह से इसका जो गैमेटोफाइट होता है,
इसका गैमेटोफाइट होता है सबट्रेनियन। इसका गैमेटोफाइट होता है सबट्रेनियन। सबट्रेनियन का मतलब होता है अंडर सॉइल, सॉइल के जो है वो अंदर होता है, जमीन के अंदर होता है। और इसका गैमेटोफाइट जो होता है, इसका गैमेटोफाइट जो है वो मोनोशियस होता है। मोनोशियस का मतलब ये है कि इसके गैमेटोफाइट पे दोनों सेक्स ऑर्गन लगते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम भी लगता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या लगता है, आर्चिगोनियम भी लगता है। जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते होंगे तो मिलने से जाइगोट बनता होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से दोबारा कौन सा वाला प्लांट बन जाता होगा, यही स्पोरोफाइट प्लांट बन जाता होगा। यही इसकी लाइफ साइकिल है, लेकिन आपकी बुक में नहीं दी हुई। अब एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखने, पहला पॉइंट तो क्या याद रखना है कि ये सबसे ओल्डेस्ट वेस्कुलर प्लांट है, सही है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इसका जो स्पोरो मैं, ये तो आपको याद ही रहेगा कि मेन प्लांट बॉडी तो मैंने आपको बता दिया कि जितने भी ब्रायोफाइट को छोड़कर बाकी प्लांट्स हैं सबकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। फिर तीसरा याद रखिएगा कि जो इसके स्पोरोफाइट्स होते हैं उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। इसके स्पोरोफाइट्स में जो है वो राइजोइड होते हैं, राइजोम होता है और डाइकोटोमस ब्रांचेस होती हैं। और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखना है कि इसमें रूट और स्टेम जो है वो, रूट और लीव्स जो होते हैं वो मौजूद नहीं होते। गैमेटोफाइट को इतना जरूरी नहीं है, गैमेटोफाइट के दो पॉइंट हैं, सिंपल से हैं, याद रख लीजिएगा। लेकिन ये जो मैंने आपको सामने पॉइंट्स लिखे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ कि कौन से प्लांट जो है वो सिलोपसीडा से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें, ये जो सिलोपसीडा है इसमें कुछ जेनरा ऐसे हैं जो लिविंग है। इसकी एग्जांपल्स की अगर बात करें तो इसकी एग्जांपल्स में, इसकी एग्जांपल्स दूं तो इसकी एग्जांपल में सिलोटम एंड मेस्प्ट्रीज, ये दोनों क्या है, ये दोनों लिविंग है, लिविंग जेनरा है, यानी ये दुनिया में आज भी मौजूद है। ये दोनों लिविंग जेनरा है जो दुनिया में क्या है, आज भी मौजूद है। इसके अलावा राइनिया जो है ये क्या है, ये एक्सटिंक्ट है। एक्सटिंक्ट का मतलब ये दुनिया में अब खत्म हो चुका है। हमें किस फॉर्म में मिलता है, ये फॉसिल फॉर्म में मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि राइनिया जो है वो एक्सटिंक्ट है और हमें किस फॉर्म में मिलता है, ये फॉसिल की फॉर्म में मिलता है। और ये भी याद रखना है कि राइनिया प्लांट्स के कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। राइनिया जो है वो स्लोपसीडा से जो है वो बिलोंग करता है। अब आपकी बुक में राइनिया को जो है वो थोड़ा सा डिटेल में, राइनिया की थोड़ी सी जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर राइनिया की दी हुई है। तो राइनिया की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो राइनिया को राइनिया नाम क्यों दिया गया, वाई राइनिया इज नेम, सो राइनिया को जो है वो राइनिया नाम क्यों दिया गया। तो ये भी राइनिया को राइनिया नाम इस वजह से दिया गया है कि राइनिया इज एक्सटिंक्ट जीनस व्हिच वाज नेम आफ्टर द विलेज राइनिया ऑफ स्कॉटलैंड। इसको क्यों नाम दिया गया है, नेम आफ्टर द विलेज राइनिया ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का एक गांव था और उस गांव का नाम क्या था, उस गांव का नाम था राइनिया। और उस राइनिया के गांव के पहाड़ों से, उस राइनिया के गांव के जो रॉक्स थे, पहाड़ थे, उनमें सबसे पहले इसका फॉसिल मिला था। किसका, राइनिया का फॉसिल सबसे पहले वहां से डिस्कवर हुआ था। तो इस वजह से इसको नाम क्या दे दिया, इस प्लांट को राइनिया नाम जो है वो दे दिया गया। अच्छा, इसके अलावा राइनिया जो है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, ये कौन से पीरियड, डिवोनियन पीरियड से। देखो सिलोरियन पीरियड में तो जो है वो सिलोपसीडा जमीन पर आए, फिर डिवोनियन पीरियड में वो थोड़े डोमिनेंट हो गए थे। तो राइनिया जो हमें मिला है, तो राइनिया भी कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, डिवोनियन पीरियड से। डिवोनियन पीरियड मतलब अबाउट 400 मिलियन ईयर अगो, यानी 400 मिलियन साल पहले जो है वो, 400 मिलियन ईयर अगो पहले जमीन पर जो पीरियड चल रहा था वो कौन सा पीरियड चल रहा था, डिवोनियन पीरियड चल रहा था। और राइनिया का ताल्लुक भी कौन से पीरियड से था, यानी जो हमें राइनिया के फॉसिल्स मिले वो कौन से, वो कौन सी पीरियड में जमीन पर होते थे, वो होते थे डिवोनियन पीरियड के अंदर जमीन पर होते थे। अच्छा, राइनिया प्लांट की अगर आप स्ट्रक्चर देखें स्पोरोफाइट, तो सेम आपको जो मैंने स्पोरोफाइट बताया, किसका, मैंने आपको जो स्पोरोफाइट बताया साइलोपसीडा का, सेम उसी तरीके की स्ट्रक्चर किसकी होती है, राइनिया की होती है। लेकिन राइनिया का ये मैं स्पोरोफाइट बना रहा हूँ, ये राइनिया का मैंने स्पोरोफाइट यहाँ पर ड्रा कर दिया। इसकी भी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है।
अब पार्ट्स तो मैं इसके आपको बता चुका हूँ और आप खुद भी बता सकते हो मुझे पार्ट इसके। हाँ भाई, ये कौन सा वाला पार्ट है ये बताओ मुझे, ये क्या है, इसको क्या कहेंगे? राइजोइड हो गई। ये क्या है? राइजोम। राइजोम क्या है, ब्रांच है या स्टेम है? स्टेम। स्टेम है। और ये क्या है इसकी? ब्रांचेस। एरियल ब्रांचेस। एरियल ब्रांचेस हैं। और ये क्या है इसके? Sporophyte। स्पोरेंजिया है इसके। तो ये पूरा का पूरा इसकी क्या कहते हैं, राइनिया का प्लांट बॉडी हो गई। सही है ना, इसकी पूरी प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी इस तरह की होती है। और कहता है इसका फॉसिल इतना बेहतर तरीके से जो है वो प्रिजर्व हुआ है कि इसके फॉसिल्स में जो एरियल ब्रांचेस है ना, इन एरियल ब्रांचेस के ऊपर जो है वो इंटेक्टेड जो स्ट्रोमेटा होते हैं वो भी अगर उसके फॉसिल्स में देखें तो माइक्रोस्कोप में नजर आ सकते हैं। अच्छा, राइनिया के दो दो चीजें बताई हुई हैं। एक तो इसकी केस के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, इसकी मॉर्फोलॉजी बताइए। ये जो भी हमने डिस्कस करी इसकी क्या थी, ये मॉर्फोलॉजी थी। राइनिया के प्लांट की मॉर्फोलॉजी के साथ क्या दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, इसकी एनाटॉमी भी थोड़ी सी दी हुई है। एनाटॉमी का मतलब क्या है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन काटूं, यानी ये जो इसकी एरियल ब्रांच है, इस एरियल ब्रांच को ऐसे कट करके देखूं तो इसके अंदर क्या है, इसकी एरियल ब्रांचेस के कौन के अंदर जो है वो इसकी एनाटॉमी अगर हम देखें तो इसकी एनाटॉमी कैसी होती है एरियल ब्रांचेस की। तो आपकी बुक के अंदर जो है वो इसका जो एरियल ब्रांचेस है उसकी एनाटॉमी भी बताई हुई है। एनाटॉमी का मतलब क्या है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। चलें इसकी एनाटॉमी में यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। ये हो गई इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर हो गई। इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर हम इसके टिश्यूज देखें कि इसके चारों तरफ जो टिश्यूज होते हैं, ये मैं इसके टिश्यूज यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। तो कोई भी टिश्यू हो प्लांट का, उसकी सबसे आउटर लेयर को क्या कहते हैं, ये तो पढ़ा हुआ है ना आपने। आउटर लेयर को क्या? एपिडर्मिस। तो ये सब, तो इसकी भी सबसे बाहर वाली लेयर जो है ये क्या है, ये है एपिडर्मिस। क्योंकि ये इसकी एरियल ब्रांचेस लीफ का भी काम करती थी, तो एपिडर्मिस के ऊपर क्या मौजूद है, ये स्टोमेटा भी मौजूद है, छोटे छोटे पोर्स भी मौजूद हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, स्टोमेटा। यहाँ पर क्या मौजूद है, ये स्टोमेटा मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा देखें, अब आपका बुक का सेंटेंस पढ़ रहा हूँ पूरा। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांचेस शो a solid central core of vascular tissue surrounded by cortex। अब कहता है कि इसके सबसे पहले सेंटर के अंदर क्या होता है, सेंटर के अंदर वेस्कुलर टिश्यू होता है इसका। वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम। सेंट्रल सॉलिड कोर ऑफ, ये देखें सबसे पहले सेंटर के अंदर क्या होता है, सेंटर में जो ब्लू कलर का है ये क्या है, जाइलम है। ये क्या है, जाइलम है। और जाइलम के ऊपर जो है वो क्या होता है, जाइलम के ऊपर होता है फ्लोएम। ये बात याद रखिएगा, पहले जाइलम होता है, सेंटर में जाइलम है और जाइलम के ऊपर क्या है, ये फ्लोएम। अब ये पिंक और रेड जो बनाया ये इसका वेस्कुलर टिश्यू हो गया। ये क्या हो गया, इसके वेस्कुलर टिश्यू हो गया। तो कहता है द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांचेस शो अ सॉलिड सेंट्रल कोर ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। कोर कहते हैं सेंटर को, यानी इसके सेंटर के अंदर जो है वो, इसके सेंटर के अंदर जो है वो वेस्कुलर टिश्यू जो है वो क्या है, मौजूद है। इसके सेंटर के अंदर जो है वो वेस्कुलर टिश्यू जो है वो मौजूद है। और जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके बाद सराउंडेड बाय कॉर्टेक्स। और ये वेस्कुलर टिश्यू के चारों तरफ सेल्स की जो लेयर होगी, ये तो वेस्कुलर टिश्यू है, और वेस्कुलर टिश्यू के सराउंड में इधर वेस्कुलर टिश्यू के सराउंड में जो है ये क्या, जो सेल्स की लेयर होती है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। 5 मिनट आप थोड़ा सा टाइम रुकिएगा, मैं अभी दोबारा आ रहा हूँ। मैं इसको थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ, फिर मैं अभी दोबारा आपसे बात करता हूँ।
देखें इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो सबसे पहले सेंटर से अगर हम अंदर से लेकर चलें तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले सेंटर के अंदर बिल्कुल सेंटर में में जो है वो सबसे पहले क्या है, इसमें जाइलम है। ब्लू कलर का जो आप देखें ये क्या है, ये जाइलम हो गया। इस पे एक्स लिख देता हूँ, ये जाइलम हो गया। फिर ये पिंक कलर का क्या हो गया, ये फ्लोएम हो गया। और जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ ये जो टिश्यूज की एक लेयर है, सेल्स की जो लेयर है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। और सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एपिडर्मिस। यानी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में, और अगर बाहर से देखना शुरू करें तो बाहर में सबसे पहले क्या आएगा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद क्या है, ये कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद क्या है, ये फ्लोएम। और फ्लोएम के बाद क्या है, ये जाइलम। ये सब चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो बनाती हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट राइनिया। राइनिया के बारे में बस आपने इतना ही पढ़ना है। मैंने आपको कहा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से राइनिया के बारे में क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि राइनिया जो है वो किससे बिलोंग करता है। राइनिया जो है वो बेसिकली कौन से वाले ग्रुप से बिलोंग करता है, सिलोपसीडा से जो है वो बिलोंग करता है। पहला पॉइंट क्या है, पहला तो पॉइंट आपने ये याद रखना है, सिलोपसीडा से बिलोंग करता है। फिर राइनिया को राइनिया नाम क्यों दिया गया, ये याद रखना है। स्कॉटलैंड का एक गांव था जहां से सबसे पहले इसके स्कॉटलैंड के एक विलेज की बेस पर इसको जो है ये नाम दिया गया है। फिर तीसरा इसकी जो मेन स्ट्रक्चर है वो तो आपने सिलोपसीडा की स्ट्रक्चर याद करोगे तो वही स्ट्रक्चर इसकी है, कोई फर्क उसमें नहीं है। और एक और चीज है इंटरनल स्ट्रक्चर में देख लीजिएगा, सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम और उसके बाद जाइलम। ज्यादातर प्लांट्स की यंग स्टेम जो होते हैं उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर इसी तरीके से होती है। चलें, ये तो हो गया सिलोपसीडा पहला ग्रुप। अच्छा, अब सिलोपसीडा जो प्लांट्स थे इनके पास क्या नहीं था, इनके पास जो है वो वेस्कुलर बंडल मौजूद नहीं था। सॉरी, वेस्कुलर बंडल था इनके पास रूट और लीव्स जो है वो मौजूद नहीं थे। उसके बाद आगे जितने भी ग्रुप पढ़ेंगे, लाइकोपसीडा, स्फेनोपसीडा, टेरोपसीडा, जितने भी सबके पास लीव्स मौजूद होते हैं। तो आपकी बुक में थोड़ा सा पहले बता दिया गया है कि एवोल्यूशन ऑफ लीफ, यानी पहले प्लांट्स के पास लीफ नहीं थे, फिर प्लांट्स के पास लीफ किस तरीके से आ गए। तो यहाँ पर जो हेडिंग देंगे वो क्या है, वो है एवोल्यूशन ऑफ लीफ। लीफ की एवोल्यूशन जो है वो किस तरह से हुई है। लीफ प्लांट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, तो इस वजह से प्लांट का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, एवोल्यूशन ऑफ लीफ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम लीव्स को उसकी एवोल्यूशन की बेस पर यहाँ पर लीव्स को टू ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक होता है माइक्रोफिलस लीव्स, एक माइक्रोफिलस लीफ होता है, और एक होता है मेगाफिलस लीफ। इनमें भी फर्क याद रखिएगा, माइक्रोफिलस लीफ और मेगाफिलस लीफ में क्या फर्क होता है। आप इधर देखें, ऐसा लीफ, यहाँ पर मैं माइक्रोफिलस लीफ बना देता हूँ। ये देखें, ये एक लीफ है और इस लीफ को मैं कह रहा हूँ कि ये माइक्रोफिलस लीफ है। माइक्रोफिलस लीफ कौन सा लीफ होता है, ऐसा लीफ होता है जिसका साइज स्मॉल होता है। माइक्रो का मतलब स्मॉल, फिलस मींस लीव्स। माइक्रोफिलस लीव ऐसा लीफ होता है जिसका साइज स्मॉल होता है और उसके साथ क्या होता है, उसमें सिर्फ एक वैन होती है। आप देखें, इसमें एक ब्लैक कलर की सिंगल वैन मौजूद है। ये लीफ है और इस लीफ में सिर्फ एक ही वैन मौजूद है। ये तो ऐसे लीफ को हम क्या कहते हैं, माइक्रोफिलस लीव्स। माइक्रोफिलस लीव्स के दो पॉइंट हो गए, एक तो स्मॉल साइज होता है और दूसरा इसके अंदर क्या होती है, सिंगल वैन होती है। दूसरे नंबर पर होता है मेगाफिलस लीव्स। अब देखो मेगाफिलस लीव्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। मेगाफिलस लीफ का साइज लार्ज होता है थोड़ा, ये ऐसे मेगाफिलस लीव्स का साइज लार्ज होता है और उसमें एक से ज्यादा वैन होती है। आप देखें इसमें वैन क्या है, एक से ज्यादा वैन है। तो ऐसे लीफ को हम क्या कहते हैं, ऐसे लीफ को कहते हैं मेगाफिलस लीफ। अभी तो आपको लीफ की और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन मिलेंगी, लेकिन शुरू शुरू में जो लीफ की एवोल्यूशन हुई है वो इसी तरीके के टू लीव्स शुरू में बने थे, एक माइक्रोफिलस लीव्स और उसके बाद फिर कौन से लीव्स बने, उसके कई साल, मिलियन साल के बाद जो है वो मेगाफिलस लीव्स जो है वो इवोल्व हुए। अब मेगाफिलस लीव्स का क्या है कैरेक्टरिस्टिक, माइक्रोफिलस लीव्स के मुकाबले में लार्ज होते हैं और उनमें वैन भी जो है वो ज्यादा होती है, एक से ज्यादा जो है वो वैन मौजूद होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माइक्रोफिलस लीव्स किस तरीके से इवोल्व हुए, माइक्रोफिलस लीव्स की इवोल्यूशन जो है वो किस तरह से हुई। तो एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोफिलस लीव्स की अगर हम बात करें, एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोफिलस
लीव्स। माइक्रोफिलस लीव्स की अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो माइक्रोफिलस लीव्स की एवोल्यूशन के हवाले से 2 पॉसिबिलिटीज हैं, यानी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 हाइपोथेसिस हैं कि इस तरह से माइक्रोफिलस लीव्स की जो है वो क्या होगी, क्या हुई थी, एवोल्यूशन हुई थी। पहली जो पॉसिबिलिटी है वो तो जो पहला हाइपोथेसिस जिसको आप कह लें कि पहली पॉसिबिलिटी जो है, कहा जाता है कि माइक्रोफिलस लीव्स जो है वो किस तरीके से जो है वो इवोल्व हुए हैं। तो जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो ये कहती है कि सबसे पहले क्या हुआ, थॉर्न लाइक आउटग्रोथ इमर्ज ऑन द सरफेस ऑफ नेकेड स्टेम। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ये लिख देता हूँ, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इसमें सिंपल सा बस इतना याद रख लें, थॉर्न लाइक, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में सिर्फ इतना सा याद रख लें, थॉर्न लाइक आउटग्रोथ, क्योंकि आपने तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है तो बस इसको थॉर्न लाइक आउटग्रोथ ही याद रखें। अब पहली पॉसिबिलिटी क्या थी, पहली पॉसिबिलिटी ये हुई कि माइक्रोफिलस लीव्स किस तरह से बने। तो पहले जो प्लांट्स होते थे उनकी जो स्टेम होते थे वो नेकेड होते थे। नेकेड का मतलब ये उसके ऊपर कोई लीफ मौजूद नहीं होता था। ये देखिए, ये जो मैं स्टेम बना रहा हूँ ये क्या है, ये नेकेड है, इसके ऊपर कोई लीफ मौजूद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पहले क्या हुआ है, इस स्टेम के ऊपर जो है, ये स्टेम में क्या थी, इनकी वेंस थी, वेस्कुलर बंडल था, जाइलम फ्लोएम होगा ये। और फिर क्या हुआ, इन स्टेम्स के ऊपर, नेकेड ब्रांचेस के ऊपर थोड़ी सी आउटग्रोथ निकली, थॉर्न लाइक कांटे नुमा आउटग्रोथ निकली। फिर ये आउटग्रोथ थोड़ी सी साइज में बड़ी हो गई, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। और फिर इनको एक वेस्कुलर बंडल भी सप्लाई कर दिया गया, क्योंकि ज्यादा पानी सप्लाई करने के लिए वेस्कुलर बंडल भी इनको सप्लाई कर दिया गया है। तो इस तरह से जो है वो क्या इवोल्व हो गए, यही जो है वो थॉर्न लाइक आउटग्रोथ किस में कन्वर्ट हो गए, ये कन्वर्ट हो गए लीफ में। तो इस तरीके से जो है वो माइक्रोफिलस लीव्स बने। तो माइक्रोफिलस लीव्स का बस इंपॉर्टेंट पहली पॉसिबिलिटी में याद रख लें, थॉर्न लाइक आउटग्रोथ, यानी लीफलेस ब्रांचेस थी। ये देखें, ये क्या थी, ये लीफलेस ब्रांचेस थी। इन लीफलेस ब्रांचेस पे थॉर्न लाइक आउटग्रोथ निकले, ऐसे थॉर्न की तरीके से क्या निकले, आउटग्रोथ निकले। ये आउटग्रोथ थोड़ी साइज में बड़ी हुई, साइज में बड़ी होने के बाद इनको एक वेस्कुलर बंडल भी सप्लाई कर दिया गया, जाइलम फ्लोएम भी दे दिए गए। तो इस तरह से कौन से लीव्स बन गए, ये बन गए माइक्रोफिलस लीव्स। क्योंकि अगर इसमें जाइलम और फ्लोएम ना होता तो हम इन्हें ट्रू लीव्स नहीं कहते, फिर हम इन्हें कौन से वाले लीव्स कहते हैं, इसको हम फॉल्स लीव्स जो है वो कहते हैं। ये तो पहली पॉसिबिलिटी हो गई। अब सेकंड पॉसिबिलिटी देख लें, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी में ये कहा जा रहा है कि ऐसा हुआ, इसको भी सिंपल करके यहाँ पर लिख देता हूँ। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, वो ये है, रिडक्शन था। सेकंड पॉसिबिलिटी के अंदर का जो की पॉइंट है वो क्या है, वो सेकंड पॉसिबिलिटी का की पॉइंट जो है वो रिडक्शन होगा। रिडक्शन किस चीज का रिडक्शन हुआ था, बेसिकली जो है रिडक्शन इन साइज ऑफ द लीफलेस ब्रांचेस, रिडक्शन इन साइज ऑफ लीफलेस ब्रांचेस। मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी ये कह रही है कि इस तरह की लीफलेस ब्रांचेस थी, ऐसे ये लीफलेस ब्रांचेस। अब क्या हुआ कि इन लीफलेस ब्रांचेस का साइज जो है वो रिड्यूस होना शुरू हुआ, और ये तो सारी रिड्यूस हो गई। ये देखो, इन लीफलेस ब्रांचेस का जो है वो साइज जो है वो रिड्यूस हुआ। जैसे रिड्यूस क्या हो गया, कम होता चला गया, ये कम हो गया। पहले मैंने बड़ी बनाई थी ना, अभी छोटी बनाई थी, साइज ऐसे रिड्यूस हो गया। जब इनका साइज रिड्यूस हो गया लीफलेस ब्रांचेस का, तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये चेंज हो गए लीफ में। साइज में छोटे हो गए, तो अभी जब साइज में छोटे हो गए तो अब ये ब्रांचेस नहीं रही हैं, थोड़ी फ्लैट हो गई, तो इनको क्या नाम दे दिया गया, इनको लीव्स का नाम दे दिया गया। तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये कहती है कि ये एरियल ब्रांचेस थी, और इन्हीं एरियल ब्रांचेस का आहिस्ता आहिस्ता साइज कम हो गया, और साइज कम होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये लीफ में कन्वर्ट हो गए। तो बहुत सिंपल सी बात है, एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोफिलस लीव्स जो है वो किस तरह से बने माइक्रोफिलस लीव्स। ये दो पॉसिबिलिटी हैं जो आपको मैंने सिंपल सी रिव्यू याद कर लेनी है। और अभी आप जो लाइकोपसीड आगे पढ़ोगे, प्लांट्स का ग्रुप, तो उसमें कौन से वाले लीव्स होते हैं, उसमें भी माइक्रोफिलस लीव्स ही होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रोफिलस लीव्स जो है वो जो है लाइकोपसीडा के कैसे इवोल्व हुए हैं, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अब आ जाते हैं मेगाफिलस लीव्स के बारे में। ये तो माइक्रोफिलस लीव्स के बारे में बात कर ली, अब बात कर लेते हैं कौन से वाले लीफ के बारे में, मैनी वैन
लीव्स, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कह रहे हैं मेगाफिलस लीव्स। अच्छा, ये जो है वो बहुत बाद में आए। पहले एवोल्यूशन के लिहाज से अगर आप बात करेंगे तो पहले जो जमीन पर आए वो कौन से वाले लीफ आए थे, माइक्रोफिलस लीव्स। और उसके बाद फिर कई मिलियन साल के बाद जो है वो एवोल्यूशन किसकी हुई, मेगाफिलस लीव्स की जो है वो एवोल्यूशन हुई। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर, एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिलस लीव्स। अब देखो क्या था, मेगाफिलस लीव्स बेसिकली क्या है, दे आर द एवोल्यूशनरी modification of fork branching system। फॉर्क पता है ना, फॉर्क किसको कहते हैं, कांटे का जो चम्मच होता है उसको फॉर्क कहते हैं। अब इस तरीके से कहता है कि कुछ एरियल ब्रांचेस थी वो फॉर्क टाइप थी, मतलब फॉर्क ये कांटे के चम्मच की तरह थी, ऐसे ऐसे फॉर्क ब्रांचिंग सिस्टम थी कुछ सिलोप्सीडा में, इस तरह से ये ऐसे फॉर्क ब्रांचिंग सिस्टम था। अब ये जो फोर्क लाइक ब्रांचेस थी, कहता है यही किस में कन्वर्ट हो गई, यही कन्वर्ट हुई हैं किसके अंदर, यही कन्वर्ट हो गई मेगाफिलस लीव्स में। और इसी से क्या बना है, इसी से बना है मेगाफिलस लीव्स। अब इस मेगाफिलस लीव्स बनने के जो स्टेप्स हैं, एक ही किस्म की पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके क्या है, उसके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप इसका क्या था, पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप का जो की पॉइंट है वो है सिंगल प्लेन। की पॉइंट सिर्फ लिख रहा हूं यहाँ पर, पहले स्टेप पर सिंगल प्लेन। यानी पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में जितने भी फोर्क ब्रांचेस थी एक प्लेन में आ गई, यानी एक ही लाइन में। पहले क्या होता था, कुछ बड़ी थी ऐसे, कुछ क्या थी, ये छोटी थी। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में ये हुआ कि ये तमाम की तमाम जो ब्रांचेस थी वो किस में आ गई, एक ही प्लेन में आ गई। ये देखें, दे कम इन अ सिंगल प्लेन। सबसे पहले क्या हुई, ये ब्रांचेस जो है वो एक सिंगल प्लेन में आ गई। आप इधर देख लो, ये सिंगल प्लेन में आ गई, एक ही लाइन में ये सब के सब आ गई। पहले स्टेप में क्या हुआ, फोर्क ब्रांचेस जो आपकी बुक में, द फर्स्ट स्टेप इन द एवोल्यूशन ऑफ दिस लीफ वाज द रेस्ट्रिक्शन ऑफ फोर्क ब्रांचेस इन अ सिंगल प्लेन। और ये ब्रांचेस फ्लैट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप इन द एवोल्यूशन ऑफ इज द फिलिंग ऑफ द स्पेस बिटवीन द ब्रांचेस एंड वेस्कुलर टिश्यू। सेकेंड स्टेप क्या है, इसका सेकेंड स्टेप होगा फिलिंग ऑफ स्पेस बिटवीन ब्रांचेस। अब देखो ये जो ब्रांचेस हैं इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू भी था। ये है ना, मैं ब्राउन कलर से शो कर रहा हूँ इसको, वेस्कुलर टिश्यू को, ये वेस्कुलर टिश्यू भी इनमें था, यानी जाइलम फ्लोएम भी, इन्हीं को हम वैन कह रहे हैं। ये जो वेस्कुलर टिश्यू इसमें यहाँ पर मौजूद है। अब इसके दरमियान में जो खाली स्पेस नजर आ रहा है, इस ये स्पेस में से यहाँ पर सेल डिवाइड होना शुरू हुए और ये स्पेस फिल हो गया। ये स्पेस कैसे, ऐसे फिल हो गई। फिर यहाँ भी सेल डिवाइड होना शुरू हुए और ये स्पेस क्या हो गया, ऐसे फिल होना शुरू हो गया। और ऐसे फिल होते होते ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये एक लार्ज साइज का मैनी वैन लीफ बन गया, डक के फुट की तरह। और इसको फिर हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दे दिया मेगाफिलस लीव्स। इसको हमने वेब फुट होता है जैसे डक का वेब फुट, चपटा इस तरीके का एक लीफ बन गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मेगाफिलस लीव। अब इसमें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो आपको याद रखना है कि माइक्रोफिलस लीव्स और मेगाफिलस लीव्स में फर्क याद रखना है। बहुत सिंपल सा फर्क है, एक तो नाम से ही पता लग रहा है, माइक्रो स्मॉल, मेगा लार्ज। माइक्रोफिलस लीव्स स्मॉल होते हैं, मेगाफिलस लीव्स लार्ज होते हैं। माइक्रोफिलस लीव्स में सिंगल वैन होती है और मेगाफिलस लीव्स में मैनी वैन होती है। माइक्रोफिलस लीव्स के एवोल्ड होने की सिर्फ दो पॉसिबिलिटी हैं। एक पॉसिबिलिटी जो है वो ये थी थॉर्न लाइक आउटग्रोथ, जो पॉसिबिलिटी, जो थॉर्न लाइक आउटग्रोथ वाली पॉसिबिलिटी फिगर बनाकर दी पेज नंबर 161 पर जो है वो ए वाली जो फिगर है वो शो कर रही है किसको, इसी पॉसिबिलिटी को जो है वो शो कर रही है। और दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या था, दूसरी पॉसिबिलिटी में यह था कि ब्रांचेस का साइज कम हो गया और वो मेगाफिलस लीव्स में डिवाइड होगा। स्टेप्स कोई भी नहीं बताए मैं, सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटी बताई हुई है। और मेगाफिलस लीव्स की जो एवोल्यूशन है उसके दो स्टेप बताए मैं। सबसे पहले तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मेगाफिलस लीव्स किस चीज की मॉडिफिकेशन है, किस चीज में मॉडिफिकेशन आई, किस चीज में तब्दीली आई है जो मेगाफिलस लीव्स बने। तो फोक ब्रांचिंग सिस्टम था इस तरह का, ये फोक ब्रांचिंग सिस्टम था ये, जिसमें तब्दीली आई तो उससे मेगाफिलस लीव्स बन गए।
मेगाफिलस लीव्स बनने के जो है वो 2 स्टेप आपकी बुक में मेंशन किए हैं। पहला स्टेप ये था कि तमाम ब्रांचेस एक सिंगल प्लेन में आ गई और ब्रांचेस के दरमियान में जो स्पेस था वो टिश्यू ये फिल हो गया और इस तरह से मेगाफिलस लीव्स बन गए। कोई क्वेश्चन हो इससे तो करें, फिर हम आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन है सर इसमें?